अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भरा फीडबैक दिया। मैंने यूट्यूब पे अपनी तबीयत का लिखा था कि मुझे बुखार है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया, जितने ज़्यादा कमेंट्स आए आप लोगों के, तो खुदा गवाह है इतना ज़्यादा एक एनर्जी आ गई बुखार में भी कि इतने प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बतें बांटने वाले हर शख्स, हर बंदा बंदी इतने मैसेज भेज रहा है कि इतना यकीन आ गया कि एक फ़ैमिली से जुड़ा हूँ मैं, एक ऐसी फ़ैमिली से जो एमएमटीवी से जुड़ी है। मैं भी एमएमटीवी से जुड़ा हूँ और वो मुझसे शदीद प्यार करते हैं और मैं, यकीन मानिए, आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार ही का सबूत था कि बुखार की हालत में भी प्रोग्राम आपके सवाल में बैठा कर रहा था। मेरे अंदर वीकनेस थी, मैं उस वक्त, आज तो फिर भी बेहतर हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने फ़ील नहीं होने दिया। मैंने आप लोगों के लिए प्यार किया। वो आपकी ही मोहब्बत थी कि आप लोगों ने अगर मेरी ज़ात पे एतमाद करके मुझे कुछ पूछा है, मुझे कुछ भेजा है और मैं किसी बशर के काम आ सकता हूँ, किसी एक की भी, तो मरने से पहले खुदा मुझसे राज़ी हो जाएगा। तो जब आप लोगों ने सवाल भेजे और मैंने चेक कर लिया था, तो मैं बेचैन था कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और उसका जो व्हाट्सएप पे फ़ीडबैक आया और आप लोगों ने जिस तरह के कमेंट्स लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा। आप जो पूछना चाह रहे थे और जो मैंने आपको बताया, आप सेटिस्फाई हुए और मैक्सिमम 99% लोगों ने कहा आपने 100% ठीक बताया। तो बस जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको सिखा भी दूंगा और आप ख़ुद से इन चीज़ों का इलाज भी कर सकेंगे। लेकिन आज हाथ जोड़ के लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच दुआ करने के लिए। असल में बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ क्या, तो मुझे हाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो ये हादसे थोड़े से इस तरह हो जाते हैं कि फिसल जाना, चोट लग जाना, तो उसकी वजह से जो मसल्स है ये पुल हो गए, तो मेरी ये टांग जो है ये मूव नहीं कर पा रही। अब तो खैर मूव तो होती है, लेकिन इसमें वज़न नहीं डाल पा रहा, सही तरीके चल फिर नहीं सकता। कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ। तो बेड रेस्ट पे होने के बावजूद मैंने कहा मैं ऑफ कैमरा स्टोरी या आपके सवाल तो कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो वो मैंने एक बुखार काफ़ी था जब मैंने आपके सवाल किया, लेकिन आज काफ़ी हद तक बेहतर हूँ, वीकनेस भी है लेकिन इतना ज़्यादा बुखार नहीं है, कम है। तो जुड़े रहिए इस फैमिली से जब तक जहाँ हैं, इसी तरह मोहब्बतें इंशाल्लाह हम बांटते रहेंगे, एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहेंगे। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी है, जो अहमद ख़ान बलोच, जो बहुत ही प्यार करने वाला शख्स इस वक्त साउथ अफ्रीका में पिछले 20 साल से वहाँ पे आबाद हैं। ताल्लुक़ इनका कराची लियारी से है, इस वक्त फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका में सेटल हैं। उन्होंने लिखा, जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी मज़ा आया उनकी कहानी सुनकर। उन्होंने कहा, मज़हर भाई 20 साल से परदेश, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग जो परदेश में होंगे, जब आप कहानी सुनाते हैं तो हम उन यादों में खो जाते हैं, उस कहानी में इस तरह खो जाते हैं कि सब कुछ आंखों के सामने इस तरह चल रहा होता है जैसे अभी हम देख रहे हों। तो ये सिलसिला कभी बंद न कीजिएगा। उसने कहा, क्योंकि जब 20 साल पहले मैं भी लियारी में था, तो एक जगह जो उन्होंने लिखी कि लियारी से लेके एक ख़ास जगह उन्होंने लिखी, वहाँ तक कभी रात नहीं होती थी। मतलब रात तो होती थी, सोता कोई भी नहीं था, 24 घंटे लोग जागते रहते थे। वहाँ पे एक ऐसा समा होता था 20 साल पहले लियारी के उस हिस्से में, होटल और दुकानें खुली रहती थी, रात सारी चहल पहल होती थी और लोग बैठ के एक दूसरे से प्यार भरी न सिर्फ बातें करते थे, बल्कि रात को तो स्पेशली किस्से कहानी ज़रूर सुनाते थे। आवाज़ें आ रही होती थी, छोटे पानी लाना, छोटे उस्ताद के लिए चाय लाना, छोटे गरम रोटी लाना और छोटे ये चीज़ लेके आना, इस तरह की मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती थी होटलों से और लोग खाना खाते, चाय पीते, गपशप करते, एंजॉय करते थे। वक्त बहुत बदल गया। अब तो एक आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी ही है जिसमें हम अपनी यादें ताज़ा करते हैं और उस माहौल में पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो एक सच्ची कहानी भेजी है, उसका जो एक किरदार है वो अभी इस वक्त ज़िंदा है इसी कहानी का। उनकी तस्वीर भी प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊंगा। उनका नाम है मीर जान। बेसिकली ये ट्रक ड्राइवर हैं और जैसे ही ये जवान हुए तो इन्होंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। ट्रक का एक अपनी दुनिया है पाकिस्तान में स्पेशली। ये लोग रास्ते में जहाँ थकते हैं वहीं ट्रक खड़ा करते हैं और जो होटल होता है उसके सामने कुछ घंटों के लिए, 1 2 3 मैक्सिमम घंटों के लिए ट्रक खड़ा किया, एक जो चादर इनके पास होती है अपने जिस्म पे डाली और सो गए। उड़ते ही ट्रक स्टार्ट किया और फिर से चल दिए। ये इतना ही सुकून, इतनी ही नींद होती है जो इनको मुयस्सर आती है। और जब ये अपने घरों को महीनों बाद, हफ्तों बाद, 10 दिन बाद पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ आराम करते हैं, फिर चल सो चल।
ट्रक की ज़िंदगी में एक उस्ताद और हमेशा उसके साथ उसका एक हेल्पर होता है। मीरजान जब खुद उस्ताद बना, यानी कि उसको एक सीखने का मरला होता है, वो भी कभी किसी के हेल्पर होंगे, और हेल्पर से जब वो उस्ताद बने तो उनके पास उस वक्त जो ट्रक था वो ब्रिटिश दौर के जो ट्रक थे वो कराची में उस वक्त चलते थे। ये 1980 के करीब की कहानी है, जो एक सच्ची कहानी है। ये एक फोर्ड 1944 के बने हुए ट्रक थे, जो जिनका मॉडल भी मैं आपको शायद एंड में दिखा भी दूँ। F60 1944 में ये ट्रक बने थे, काफ़ी ऊंचे होते थे। आज तो जो ट्रक हैं ये बहुत चेंज हैं, ये बरतानिया के थे। उनके साथ जो उनका हेल्पर लड़का था उसका नाम था रज़ा और उस्ताद मीरजान ट्रक निकालते, सामान लोड करते और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ते। सामान वहाँ पे उतारते, खाना वगैरह खाते और अपने अपने घरों को पहुँच जाते। ये एक ज़िंदगी का स्टाइल था जो बहुत ही खूबसूरती से गुज़र रहा था। ट्रक की दुनिया ये होती है कि लोग अपने ट्रकों को ना सिर्फ सजाते हैं आजकल, बल्कि उनको इस तरह प्यार करते हैं जैसे वो उनकी महबूबा हो, जैसे वो उससे प्यार करते हों। बेइंतहा साफ़ सुथरा रखना और हर वक्त उसको कपड़ा मारना, उसके शीशे लटकाना और उसके अंदर अपनी मनपसंद गाने सुनना, जो ज़्यादातर पुराने वक्तों के पुराने नायाब गाने हैं, गोल्डन म्यूज़िक है। उस्ताद मीरजान रज़ा को साथ लेता कराची फिशरी से। वहाँ की जितनी भी मछेरे पकड़ के लाते समंदर से, तो मछलियाँ अलग कर दी जाती। उसके अलावा जो उसका ऐसा मटेरियल होता जो फेंकने वाला होता, काबिल इस्तेमाल नहीं होता था, केकड़े और उसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थीं। या मछलियों को साफ़ करने के बाद गोदामों में जो उसका गंद निकलता था वो साइड पे कर देते थे। उस्ताद मीरजान जैसे बहुत सारे ड्राइवर जिनकी ड्यूटी लगी होती थी, ये अपने ट्रकों पे आते, उस सामान को लोड करते और उसके बाद कराची फिशरी से दूर इब्राहिम हैदरी एक जगह थी, वहाँ पे जाके उतार आते। दिन को ये कभी भी अपने ट्रक कराची की सड़कों पे नहीं दौड़ा सकते थे, क्योंकि जब ये उस मछली का वो सामान उठाते तो बहुत ज़्यादा स्मेल होती है उसके अंदर। तो वो लोग शिकायत करते हैं, पुलिस रोक लेती है कि आप इस वक्त ट्रक लेके क्यों आए हैं। तो इनको इजाज़त होती है कि ये रात के टाइम पे, जिस वक्त सारे सो जाते हैं, ट्रक सड़कें वीरान होती है, तो एक मखसूस टाइम इनको दिया जाता है कि आप अपने ट्रक लेके जा सकते हैं। ये सामान वहाँ से लोड करते और इब्राहिम हैदरी पे पहुँच के उतार देते। वहाँ पे उस तरह मिलें लगी हुई थी। आज तो एक और तरह की मॉडर्न मिलें हैं, उस वक्त जो मिलें होती उनको एक ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए उनको गुजारा जाता उस मटेरियल को, और उसके बाद मुर्गियों की खुराक तैयार की जाती उनसे। रज़ा और मीरजान रोज़ाना ही इस तरह का सफ़र करते, बातें करते, म्यूज़िक सुनते, वापस आ जाते। 80 की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। लोगों में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। नफ़रतें, दूरियां, वक्त नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। व्हाट्सअप, यूट्यूब और इस तरह की तमाम चीज़ें नहीं थीं जिन्होंने इंसान को इंसान से दूर कर दिया। इंसान जैसे ही फ्री होता अपने काम से बैठता और दूसरा खूबसूरती से उसको ना सिर्फ गले लगा के वेलकम करता और कहता बैठ यार क्या पिएगा, और कुछ मंगवाया जाता और गप्पों का सिलसिला शुरू होता। तो वो असल में सच्ची मोहब्बतों का दौर था। रूटीन की ज़िंदगी में एक रात ऐसी आई, वो जो गाड़ी रोज़ निकलने से पहले साफ़ सुथरी करके रज़ा खड़ी कर देता था, क्योंकि रज़ा हेल्प के लिए भी था और गाड़ी को चमकाना भी उसी का काम था। जब गाड़ी आपकी चमकी ना हो, मैली कुचैली और स्मेली हो या मट्टी से भरी हो, तो जहाँ आप जाके खड़ा करते हैं तो मोहल्ले वाले भी, इर्द गिर्द वाले लोग भी ऐसी नज़रों से देखते हैं कि यार कैसे बुरे लोग हैं ये, कि अपनी सफाई और गाड़ी, मतलब अपनी सफाई तो कर लेते हैं, गाड़ी की सफाई का ख्याल नहीं। तो उस दौर में गाड़ी अपने से ज़्यादा चमका के लोग रखते थे। तो उसी तरह शाम को उस्ताद मीरजान और रज़ा इकट्ठे हुए। रज़ा ने आते ही कपड़ा उठाया, पानी की ट्यूब लगाई और अपनी गाड़ी को चमका दिया। जब गाड़ी चमक गई
तो उसके बाद वो चल पड़े अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, जहाँ पहुँच के उन्होंने कराची फिशरी से वो जो मटेरियल था सारा वहाँ के मज़दूरों ने लोड किया, उसके अंदर सामान। उस्ताद मीर जान और रज़ा ट्रक लेके वहाँ से इब्राहिम हैदरी रोड की तरफ रवाना हो गए। आज रात ऐसा हुआ कि रज़ा बार बार 2-3 दफ़ा मीर जान से बोला, उस्ताद आज बहुत भूख लग रही है, उस्ताद कुछ ऐसा कर कि जल्दी से सामान उतारें और वापस चल के खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। तो मीर जान ने कहा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से सामान उतार के आते हैं और खाना खाते हैं। वो जो उस दौर की ट्रक था जिसमें वो लोड करते थे उसको केकड़ा ट्रक बोलते थे। उसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, आज तो फास्ट गाड़ियाँ हैं, वो बहुत स्लो चलता था। अपनी भरपूर स्पीड जो उस वक्त तो बहुत स्लो थी, लेकिन उस ट्रक की जितनी स्पीड थी उस भरपूर स्पीड के साथ उस्ताद मीर जान उस ट्रक को चलाते हुए इब्राहिम हैदरी की तरफ जा रहा था और बार बार मुड़ के मुस्करा के देखता था रज़ा की तरफ, जिसके चेहरे से लगता था कि इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा भूख का शिकार है, इसको बहुत भूख लगी हुई है। तो उसको देख के मुस्कुराता और उस्ताद कहता, लगता है आज तो रज़ा को बहुत ही भूख लगी है। वो कहता, हाँ उस्ताद ना पूछो, आज तो बहुत ही बुरा हाल है, बस जल्दी करो। उसने कहा, देखो ये जितनी स्पीड से चल सकती है मैं उतनी स्पीड से चला रहा हूँ, बस टेंशन नहीं लेने का, हम जैसे इसको उतारते हैं हम चल के खाना खाते हैं। एक रात में वो एक ही ट्रिप होता था, क्योंकि उस गाड़ी की इतनी स्पीड नहीं थी कि तेज़ी से जाती है तेज़ी से वापस आती। इब्राहिम हैदरी पहुँचे, वहाँ पे मज़दूर खड़े होते हैं उन फैक्ट्रियों के। ट्रक का गेट खोला, सामान उतार लिया गया। उस्ताद मीर जान ने अपना साफ़ा कंधे पे रखा, रज़ा से कहा, बैठ तुझे चल के खाना खिलाऊं। गाड़ी जैसे ही उसने रिवर्स की तो उसने कहा कि यार इस बच्चे को आज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि ये एक उस्ताद और एक जो हेल्पर का रिश्ता होता है ये बड़े प्यार का रिश्ता होता है, ये एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं जैसे बच्चे का बाप ख्याल रखता है। तो मीर जान ने कहा, यार जितनी इसको भूख लगी है आज, जितना बार बार ये कह रहा है, तो मैं काम करता हूँ जिस रास्ते से आया हूँ इस रूट से जाने की बजाय मैं इसको शॉर्ट रास्ते से ले जाता हूँ ताकि जल्दी पहुँच के इसको खाना खिलाऊँ। ये 80 की दहाई थी, इस दौर में बिजली बहुत कम सिस्टम था कि रास्ते में कहीं खंबे लगे हों या लाइटें थी या बिजली थी, ऐसा नहीं था, वीराना ही वीराना होता था। गाड़ी स्टार्ट हुई, उस्ताद सीट पे बैठा ड्राइविंग सीट पे और साथ ही रज़ा बैठा और गाड़ी उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ चल पड़ी जिससे होते हुए वो होटल तक पहुंचते और बैठ के खाना खाते। गाड़ी को मीर जान ने पूरी कोशिश की कि जितनी स्पीड से चल सकती है उसके बस में नहीं था, वरना उसको और भी स्पीड से वो चलाता कि किसी तरीके जल्दी पहुंचूं, मेरा जो बच्चा, मेरा शागिर्द रज़ा बैठा है, इसको बहुत भूख लगी है। बग़ैर एक दूसरे से कोई भी बात किए मीर जान गाड़ी को दौड़ाने की और कोशिश में था कि जल्दी से पहुंचूं और सफ़र ख़त्म हो, मैं इसको खाना खिलाऊं। रात की तारीकी और वो शॉर्टकट रास्ता जहाँ पे सिर्फ उस्ताद मीर जान का ट्रक चल रहा था, इर्द गिर्द ना ही कोई आबादी थी, ना ही कोई रोशनी थी और ना ही कोई बशर था। ट्रक की आगे वाली जो हेडलाइट थी बस वही दूर तक रोड पे रोशनी फैला रही थी और होंठों पे भूख की वजह से ज़बान फेरता रज़ा भी उसी रोशनी की तरफ देख रहा था जो ट्रक की हेडलाइट से निकल के रोड पे पड़ रही थी कि कब ये सफ़र ख़त्म हो और हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच के खाना खाएं। दूर से झींगड़ भी बोल रहे थे, आबादी कम थी उन दिनों में, और गीदड़ों की भी बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अमूमन रात को ट्रक पे सफ़र करने वाले लोगों का ये मामूल होता है इस तरह की आवाज़ें सुनना, कभी किसी जानवर की, कभी गीदड़ की, कभी लोमड़ी की, झींगड़ की आवाज़ तो मुसलसल उनके कानों में आती रहती थी।
वीरान सड़क, उस पर एक रोशनी जो ट्रक की हेडलाइट से निकल रही है और एक इंजन का शोर मचाता हुआ ट्रक, जिसको उस्ताद मीर जान ने भरपूर कोशिश कर रहा है कि जितनी इसकी स्पीड है ये उससे भी तेज़ चले और किसी तरीके मंजिल पे पहुँचे। तो उस खामोशी वाले रोड पे जहाँ पे सिर्फ झींगड़ और गीदड़ बोल रहे हैं, एक इंजन है जो धाड़ता हुआ ट्रक जो रोड पे जा रहा है। वो जैसे ही उस शॉर्टकट रास्ते पे काला पुल, एक मशहूर जगह जो थी, उसके करीब पहुँचे तो एकदम उस्ताद को लगा जैसे गाड़ी मेरी फ्री हो गई है। फ्री से मुराद वो जो इंजन धाड़ रहा था, आवाज़ तो अभी भी इंजन के चलने की आ रही थी, लेकिन इस तरह जब आप गाड़ी चलाने वालों को पता होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जब आप गियर लगाते तो इंजन ज़ोर लगा रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब सारे गियर आप फ्री कर दें और क्लच से पाँव उठाएं तो गाड़ी तो चलती रहेगी, क्योंकि उसके आपने गियर निकाल लिए हैं, उस वक्त वो गाड़ी फ्री कहलाएगी, यानी कोई गियर नहीं लगा होगा। तो आप रेस भी देंगे, गाड़ी चलेगी नहीं, बस जितनी तेज़ी से चलती हुई आ रही है उस स्पीड से चलती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी, क्योंकि उसमें गियर नहीं लगा हुआ। तो उस्ताद को जब फील हुआ मीर जान को कि इस वक्त गाड़ी फ्री हो रही है, तो वो गाड़ी की तरफ देखना शुरू हो गया। उसकी निगाह रज़ा की तरफ पड़ी तो उसके ने देखा कि वो, उसकी आंखें कुछ सामने ना सिर्फ देखने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि वो हल्की सी गर्दन भी हिला के यूँ देखने की कोशिश कर रहा है। और उसी तरह उसी की आंखों का पीछा करते हुए मीर जान ने जब सामने देखा तो दूर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा सड़क के किनारे था जो खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। अब मीर जान को जो ट्रक फ्री होता हुआ महसूस हो रहा था वो भूल गया और उसकी निगाहें भी उसी सफ़ेद को तकने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। वो केकड़ा ट्रक मखसूस स्लो, उसकी जो स्पीड सी उसी स्लो स्पीड से दौड़ता हुआ, खामोशी में गड़गड़ाहट पैदा करता हुआ, इंजन शोर पैदा करता हुआ और उस रोशनी से सड़क को चमकाता हुआ आगे भी बढ़ रहा था। और वो जो सफ़ेद था या थी वो और करीब आ रही थी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जैसे ही काला पुल के करीब पहुँचे तो वो जो भी थी अब वो बिल्कुल सामने थी। यहाँ तक कि उस्ताद मीर जान ने बिल्कुल पास पहुँच के ट्रक के ब्रेक लगा दिए। लाइट्स अब भी ऑन है, सामने रोड पे पड़ रही हैं, रोड बिल्कुल क्लियर है। झींगड़ बोल रहा है, दूर कहीं से गीदड़ के बोलने की भी आवाज़ आ रही है। साथ बैठा रज़ा भी उसी तरफ देख रहा है जिस तरफ उस्ताद ने गर्दन घुमा ली है। और वो जो शीशा या जो खिड़की थी वो खोल के उस्ताद ने अपने बिल्कुल मुंह के सामने खड़ी हुई औरत की तरफ देखा और हैरान होकर पूछा कि रात के 2 बजे सब खैरियत है? आप यहाँ पे खड़ी हैं, आपको कोई मदद की ज़रूरत है? वो सामने एक 35-40 साल की वो जो एक औरत खड़ी हुई थी, उसने सफ़ेद पैंट शर्ट पहनी हुई थी और बैग लटकाया हुआ था। उस्ताद मीरजान हैरान तो था कि रात के 2 बजे इस तरह पैंट शर्ट पहन के बैग लटकाए रात के 2 बजे सड़क के किनारे ये खड़ी औरत इस अंधेरे रास्ते पे जहाँ पे ट्रैफिक ही बहुत कम चलती है, किसका इंतज़ार कर रही है? तो वो औरत आगे से बोली, आप लोग जाओ, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। जब उसने ये फ़िक्रा कहा तो उस्ताद मीर जान फ़ौरन बोले कि टाइम इतना लेट है और रास्ता ख़तरनाक है और ये सारा रास्ता वीरान है, यहाँ से गाड़ी भी नहीं गुज़रती। भूले भटके से कोई गाड़ी गुजर भी जाए इस रास्ते से तो क्या एतमाद के गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान नुमा भेड़िया है या कोई अच्छा इंसान। तो मैंने ब्रेक भी इसलिए लगाई है एक ख़ातून को देख के कि उसकी मदद कर सकूं, उससे पूछ सकूं कि मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं, क्योंकि रात के 2 बजे इस पहर कोई भी एक शरीफ इंसान, नेक इंसान किसी औरत को देखेगा तो ख़ुद ब खुद वो मदद के लिए रुक जाएगा। तो मैं भी इसलिए रुका हूँ कि तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो आ जाओ, बैठ जाओ, जहाँ कहती हो हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे।
क्योंकि मुझे डर ये है कि कोई इंसान तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तो मेरे बच्चों की तरह हो, मेरी बहनों की तरह हो। उसने अपनी तरफ से भरपूर उसको एतमाद भी दिलाने की कोशिश की कि खातून खड़ी हुई वहाँ घबरा ना रही हो कि एक मर्द मुझे जो एक लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसके दिल में खौफ आ रहा हो। तो उसने उस एक जिस तरह फैमिली को ट्रीट करते हैं उन्हीं लफ्ज़ों को अदा करते हुए उसने कोशिश की कि वो उसके साथ बैठ जाए और एतमाद रखे। वो एक शरीफ इंसान है, उसको वहाँ तक छोड़ देगा। तो उसने कहा, तुम जिन भेड़िए नुमा मर्दों की बात करी हो, मैं उनसे भी निमट लूँगी, मैं किसी से नहीं डरती, तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। उस्ताद मीरजान मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये जो लहजा था, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा इसमें गुस्सा भी शामिल था। जैसे वो कहना चाह रही हो, जब मैं मदद नहीं लेना चाहती तो तुम क्यों ज़बरदस्ती मुझे मदद देना चाहते हो। मीरजान ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, और साथ ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी का गियर लगाया, एक्सीलेटर से पांव उठाया। गाड़ी जैसे ही चलना शुरू हुई, कुछ कदम ही चली होगी गाड़ी, जैसे इंसान के 15 से 20 कदम हो, तो फिर एकदम से मीरजान ने ब्रेक लगा दी। अब रज़ा और परेशान हो गया। मीरजान ने रज़ा को देखे बगैर एकदम से ड्राइवर सीट वाला दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। साथ बैठा हुआ रज़ा जब उसने देखा कि उस्ताद दरवाज़ा खोल रहा है, तो उस्ताद के दरवाज़ा खोलने से पहले ही रज़ा अपनी सीट का दरवाज़ा खोल के तेज़ी से भागता हुआ उस्ताद तक पहुंच गया। अभी उस्ताद नीचे उतरा ही था और मुड़ने ही लगा था पीछे उस औरत की तरफ, तो एकदम से उसने देखा उसको किसी ने पीछे से पकड़ा है। वो चौंका, उसको एक झटका सा लगा, जिस तरह अनजाने में किसी ने फौरी तौर पे उसको झटका दिया था। उसने मुड़ के देखा तो वो रज़ा था। तो उस्ताद कहता है, डरा दिया, क्या हुआ है? उसने कहा, उस्ताद वापस बैठो। तो उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा, क्यों, क्या हुआ है? कहता नहीं उस्ताद, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वापस बैठो। उस्ताद वापस बैठो। अब मीरजान समझ गया कि रज़ा बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, उसकी आवाज़ कपकपा रही है। उसने कहा, क्या हुआ रज़ा? उसने कहा, उस्ताद बाद में बताऊंगा, वापस बैठो। और उस तरफ घूमने की बजाय जहां पे वो लड़की खड़ी थी, उस्ताद वापस गेट की तरफ लपका, गेट खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, क्योंकि रज़ा ने उसको उस तरफ जाने से रोक दिया था। अभी वो उतरा ही था कि रज़ा उससे पहले उसकी जगह पे पहुंच के उसको पीछे से पकड़ चुका था कि नहीं उस्ताद वापस बैठो। उसने दोबारा से गाड़ी का गियर लगाया और गाड़ी को चला दिया। अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, और जैसे जैसे उस्ताद उसका गियर बढ़ाता जा रहा है, गाड़ी की स्पीड और तेज़ होती जा रही है। और वो मुड़ मुड़ कर रज़ा की तरफ देख रहा है, जिसका चेहरा उड़ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और वो रज़ा की तरफ देख रहा है। गाड़ी जैसे ही कुछ फासला तय कर चुकी, तो उसने रज़ा की तरफ कहा, क्या हुआ है, क्यों इतने घबरा गए थे, क्यों रोका मुझे? मैं उसकी मदद करना चाहता था। मुझे लगता था कि वो जज्बाती होकर घर से निकली है, मुझे लगा कि वो शायद गुस्से में है। वो जिस तरह कह रही थी, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं चाहिए, मैं देख लूँगी, मुझे बाद में एकदम उस वक्त मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने गाड़ी चला दी, लेकिन आगे मैंने ब्रेक ही इसलिए लगाई कि नहीं, मुझे लग रहा है वो गुस्से में है, अपने घर से लड़ के निकल आई है, और उसको नहीं पता कि रात के इस पहर उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं नीचे उतरा था कि उसको उसके सर पर हाथ रख सकूँ और उसको मना सकूँ कि वापस घर जाओ, या जहाँ कहती हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन तुमने हरकत ही ऐसी कर दी, मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया, और इतने तुम्हारी आवाज़ घबराई हुई थी कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अब वापस जाऊँ या क्या करूँ, कि उस औरत की मदद ही नहीं कर सका। तुमने कैसी हरकत की है? उस्ताद को रज़ा पे गुस्सा आ रहा था कि मैं उसके सर पे हाथ रखता, उसको शायद समझा सकता किस परेशानी, किस मुसीबत में रात के 2 बजे वो इस वीरान सड़क पे खड़ी है, जहाँ पे इंसान ना भी आए तो शायद कोई जानवर ही झुंड की सूरत में, गीदड़ ही पहुंच जाए, कोई और जानवर पहुंच जाए तो उसको नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन इसने मुझे इस तरीके रोका कि मैं उसकी मदद नहीं कर सका। क्यों ऐसा किया तुमने रज़ा? तो उसने कहा, उस्ताद फ़िलहाल यहाँ से चलो, खुदा का वास्ता है उस्ताद, यहाँ से चलो। उस्ताद भी अब खामोश हो गया, मुसलसल दिमाग में ये सोचता रहा उस बेचारी को क्या परेशानी थी, क्या मुसीबत थी, किस तकलीफ़ से वो घर से निकल आई थी,
अल्लाह जाने क्या माजरा था, काश मैं उसकी मदद कर सकता। क्योंकि एक अच्छा इंसान, अच्छी फितरत का मालिक इंसान हमेशा इस कोशिश में होता है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। यहाँ तक कि सोचते सोचते दोनों सोचों में गुम ड्राइविंग करते हुए उस होटल तक पहुँच गए जो वहाँ का VIP नाम से मशहूर होटल था, आज भी शायद वहाँ पे है। और बैठते ही उस्ताद ने गिलास लिया, पानी पिया और खाने का आर्डर कर दिया, क्योंकि उसको याद था रज़ा को बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भूख लगी हुई है। हाथ मुंह अच्छी तरीके धो के वहीं चारपाई पे जिस तरह ड्राइवर करते हैं, जैसे ही सामने खाना आया तो उसने देखा रज़ा ख्यालों में गुम है और चुप और गुमसुम सा चुप बैठा हुआ है। तो उस्ताद ने कहा खाना आ गया, तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है, खाना खाओ। उस्ताद को थोड़ा सा गुस्सा भी था कि इसने मुझे आज मदद नहीं करने दी। वो बेचारी परेशान थी, उसको गिल्टी फील हो रही थी कि यार मैं उसकी काश मदद कर सकता, मैं उसको समझा सकता, उसको मैं बेआसरा छोड़ आया हूँ, बेसहारा छोड़ आया हूँ, मैंने उसकी मदद ही नहीं की। अगर वो गुस्से में थी, मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो मुझे उसको मेंटली तौर पे सेटिस्फाई करना चाहिए था, उसको मुतमईन करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, एक बाप बन के, एक बड़ा भाई बन के। वो खुद भी यंग था उस वक्त। रज़ा ने कहा उस्ताद मेरी भूख ख़त्म हो गई है, मुझे भूख नहीं है। उस्ताद ने बहुत कोशिश की, बहुत उसको कहा कि वो खाए, लेकिन रज़ा ने एक दो लुकमे खाए तो सही, लेकिन इस तरह जैसे ना ही समझें, मुंह में रख के चबाता रहा या शायद फेंक दिए। वो इस तरह उसने खाया बेदिली से कि खाया ही नहीं, वो भूखा बैठा रहा। यहाँ तक कि चाय आ गई दोनों के लिए, जो अमूमन पीते हैं ट्रक ड्राइवर। मीर जान ने तो अपनी चाय पी ली, रज़ा ने अपनी चाय भी नहीं पी, वो ऐसी की वैसी पड़ी रही। उस्ताद ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा उस्ताद भूख मर गई। दोनों उठे, बिल पे किया और घर के रास्ते रवाना हो गए। अब फिर ट्रक के अंदर खामोशी थी। अब आवाज़ें तो और भी आ रही थीं, किसी गाड़ी की, किसी हारन की, किसी इंसान की, किसी शोर की, क्योंकि एक आबादी के अंदर दाखिल हो चुके थे। वो रास्ता जहाँ पे वीरानी थी, झींगड़ था, गीदड़ थे और सिर्फ ट्रक की आवाज़ और हेडलाइंस थी, वो रास्ता ख़त्म हो चुका था। अब कुमकुमे, बल्ब, लाइट्स, आज तो एनर्जी सेवर आ गए, उस वक्त जो बल्ब और उनको कुमकुमे कहते हैं, वो कुमकुमे जल रहे थे कहीं कहीं पे। और हंसने की, बातें करने की दूर कहीं से आवाज़ आ जाती थी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बैठे जाग रहे थे। जब उस गोदाम पे पहुंचे जहाँ पे ट्रक को वो खड़ा करते थे और उसके बाद अपने अपने घरों की राह लेते थे, और सुबह टाइम पे जब वो आते थे तो रज़ा ट्रक चमकाता था और फिर वो अपने मिशन पे निकलते थे। तो उस्ताद ने ट्रक साइड पे लगाया तो रज़ा बोला उस्ताद क्या मुझे घर छोड़ के आ सकते हो, मुझे डर लग रहा है। उस्ताद ने रज़ा की तरफ देखा और उसका हैरान हुआ कि इस लड़के ने आज तक ऐसा नहीं कहा। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे कह रहा है, ये कैसा बुझ सा गया है, ना खाना खाया ना चाय पी, और आज पहली दफ़ा कह रहा है उस्ताद घर छोड़ के आ सकते हो, भूख, मुझे डर लग रहा है। मीर जान ने बग़ैर कोई बात कहे कहा चलो। करीब करीब ही घर थे, दूर नहीं था। तो पैदल चलते हुए मीर जान ने पहले रज़ा को उसके घर छोड़ा और अपने घर जाकर आराम से सो गया। रज़ा हमेशा की तरह अपने, मीर जान हमेशा की तरह अपने टाइम पे जिस तरह उठता उस वक्त उठा। तो उसको पता लगा कि रज़ा की माँ आई हुई है उससे मिलने के लिए। तो उसने उससे पूछा जी बताइए सब खैरियत? तो उसने कहा रज़ा को बहुत शदीद बुखार है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, वो अजीब सी कैफियत में, समझ नहीं आ रही, मैं इसलिए भागती हुई आपके साथ ही हूँ, क्या हुआ है? उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा रज़ा क्यों इस तरह की कैफियत में? उसने कहा चलो चल के देखते हैं। उस्ताद माँ को लेके सीधा, रज़ा की माँ को लेके रज़ा के घर पहुँचा तो उसने देखा कि रज़ा वाकई बुखार में तप रहा है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। दूर से ही उसको देख के लगता था कि ये सहमा हुआ, डरा हुआ और बहुत घबराया हुआ है। उस्ताद ने उसके माथे पे हाथ रखा तो समझ गया इसको शदीद बुखार है। उस्ताद ने कहा क्या हुआ है? तो उसने देखा रज़ा इस कमज़ोरी में है, इस वीकनेस में है कि आंखें खुली हैं लेकिन बात भी नहीं कर पा रहा। तो वो समझ गया कि रज़ा के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो अजीब व गरीब है। वो एक समझदार इंसान था। मीर जान ने उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट होती है वो दी। तो आहिस्ता आहिस्ता पट्टियाँ शटियाँ की, जो भी करना था वो किया। तो रज़ा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। जब रज़ा बेहतर हुआ तो उस्ताद ने पूछा क्या हुआ है रज़ा, मुझे तो बताओ। मैं तो तुम पे रात से गुस्से हूँ कि तुमने एक तो मुझे वहाँ पे उसकी मदद नहीं करने दी और तुम ऐसी कैफियत में हो कि मैं अब खुद परेशान हो गया हूँ, तुम्हें हुआ क्या है? उसने कहा उस्ताद
तुम्हें वो औरत याद है जो हमें रात को मिली थी? उस्ताद ने कहा हाँ, मुझे अच्छी तरीके याद है। उस्ताद, वो औरत नहीं थी, वो बला थी, एक बहुत बड़ी बला। क्या कह रहे हो रज़ा? वो एक औरत थी और मेरे सामने भी खड़ी थी, मैं ही उससे बात कर रहा था। उसने कहा नहीं उस्ताद, जब तुमने ट्रक रोका है और उसकी तरफ गर्दन मोड़ी है तो उसी वक्त मेरी उस पर निगाह पड़ी तो मैंने देखा एक फुटबॉल से भी बड़ा सर, जितना एक बड़ी फुटबॉल होती है उससे भी एक बड़ा सर है जिसकी तरफ तुमने गर्दन मोड़ी है। उसकी जो आंखें थीं उसके अंदर गड़े पड़े हुए थे, अंदर कुछ भी नहीं था और उसके अंदर ऐसे लगता था जैसे आग ही आग हो, लाल अंगारे की तरह उसके अंदर था। आंखें नहीं थी, लाल अंगारे थे उसके अंदर। और उसका नाक इतना बड़ा था, फुटबॉल के आगे लगा हुआ नाक, इतना बड़ा उसका नाक था कि दोनों अगर उसके नाक के अंदर हाथ भी घुसाना चाहें तो उसके नाक के अंदर दोनों हाथ घुस जाएं, इतने बड़े उसके नाक के सुराख थे। और उसका मुंह ऐसे लंबा और इतना बड़ा था उस फुटबॉल का, जब वो बोलती थी तो पहले उसमें से आग निकलती थी और वो हिलता हुआ महसूस होता था और वो फिर बड़ा होता जाता था। और उसके मुंह खोलते ही ऐसे लगता था जैसे ये अगर इसने पूरा मुंह खोल दिया तो शायद उस्ताद ये हमें और ट्रक समेत खा जाएगी। हम ट्रक के अंदर ही बैठे होंगे, ये पूरे ट्रक को खा जाएगी। झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा था, वो बहुत ही खौफनाक थी उस्ताद। वो इतनी भयानक थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस्ताद। ये गढ़े अंगारे अंदर से निकल रहे थे और इतना बड़ा नाक और इतना बड़ा मुंह के ट्रक ही निकल जाए, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और फुटबॉल से भी बड़ा उसका मुंह था। तो एकदम मीरजान ये बात सुन के हैरान हुआ। तो फिर कि मैंने जिस औरत से बात की थी उसकी तो ये वाला जो हिस्सा होता है बहुत ही तरीके से, जैसे आज ख़वातीन जाके बनवाती हैं, बाकायदा पार्लर पे जाके उसने ये खूबसूरती से बनाई हुई थी और इंतहाई खूबसूरती से उसने हल्का फुल्का चेहरे पे ऐसे मेकअप किया हुआ था, सफ़ेद शलवार, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन एकदम मीरजान जिस बात से चौंका तो उसको लगा कि ये रज़ा सच कह रहा है, वो ये था, उसको याद आया कि जब मैंने उससे बात की थी तो मुझे उससे बात करने के लिए नीचे नहीं देखना पड़ा था, क्योंकि वो जो ट्रक है, मैं कोशिश करूंगा लास्ट में आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊं। इस तरह के ट्रक पे आप जब बैठते हैं तो सीढ़ी की तरह आप कदम पहले एक स्टेप रखते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं। आप डायरेक्ट नहीं दरवाज़ा खोल के चढ़ सकते जब तक इस चीज़ एक स्टेप का सहारा ना ले। ये इतना ऊंचा होता है, यानी कि उसकी खिड़की से अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो और आप उसके आमने सामने इस तरह हों तो कम अज़ कम उस इंसान का कद 6.5 या 7 फुट का होना चाहिए, तब वो आपकी खिड़की के बराबर आएगा। अब मीरजान के दिल में भी ये फ़ौरन ख्याल आया दिमाग में कि वो जब मुझसे बात कर रही थी तो क्या वो 7 फुट की थी? मुझे भी उस वक्त ये ध्यान नहीं आया कि जिस वक्त वो खिड़की के पास मेरे सामने खड़ी हुई थी तो मैंने यूँ सिर्फ गर्दन मोड़ी थी और उससे बात कर रहा था। आम दिनों में आम इंसान से बात करने के लिए मुझे खिड़की खोल के नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत ऊंची सीट पे बैठा होता हूँ। मेरी जो एक खिड़की है इसकी हाइट 7 फुट ऊंची है, तो इंसान 5 फुट 8 इंच 10 इंच का नीचे खड़ा होता है। तो मैं तो उसको यूं सामने देख के बात कर रहा था, तो क्या वो 7 फुट की थी? तो कोई 7 फुट की औरत कैसे हो सकती है? उसी लम्हे उस्ताद को याद आया, हाँ उस जगह से पहले ही मेरा ट्रक मुझे ऐसे लगा था जैसे फ्री हो गया हो। आज से पहले ऐसा हुआ नहीं है। ट्रक गियर में होता है, फ्री उस वक्त होता है जब आप ब्रेक लगा के खड़ा करते हैं तो फ्री होता है। चलते हुए ट्रक से आप गियर सारे निकाल के उसको न्यूट्रल पे कर दें तो ट्रक ऐसे चलेगा, बिल्कुल फ्री है, जबकि उस वक्त गियर भी लगा हुआ था। ट्रक मुझे फ्री फील हुआ था, तभी मैंने ट्रक की इस तरह देखने की कोशिश की थी कि ट्रक को क्या हुआ, ये फ्री कैसे हो गया। तो मेरी निगाह रज़ा पे पड़ी थी और रज़ा देखने की कोशिश कर रहा था और मैंने भी उस तरफ देखा था, तो मुझे वो औरत नज़र आई थी। औरत को देखते ही मैं ये भूल गया था कि ट्रक मेरा फ्री है और वो 7 फुट की थी। और रज़ा ने उसको कहा, उस्ताद जब तुम नीचे उतरे थे उससे बात करने के लिए तो मैंने देख लिया क्या था कि तुम अब दोबारा नीचे उतरने लगे हो। जब तुमने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो मैं समझ गया था तुम नीचे उतरने लगे, और जैसे ही तुमने ब्रेक लगाई और हाथ दरवाजे की तरफ किया तो तुम्हें याद ही नहीं, तुमने पीछे तवज्जो ही नहीं दी। मैंने तुमसे पहले गेट खोला और भाग के तुम्हारी तरफ आ गया था तुम्हें पकड़ने के लिए। अभी तुम उस तरफ मुड़ नहीं पाए थे, मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया था। उस्ताद
मैंने उसको देखा था, वो बहुत 7 फुट ऊंची थी, जिसको तुम कह रहे हो कि हाँ याद कर रहे हो कि वो इतनी 7 फुट ऊंची थी, वो जो वहाँ पे खड़ी हुई थी उस्ताद, अब वो उससे भी लंबी हो चुकी थी। अब उसका कद, तुमने तो उस वक्त शायद उसको नहीं देखा, उसका कद अब ट्रक से भी लंबा हो गया था, बहुत ऊंची हो गई थी। अब तुम्हें उससे बात करने के लिए खिड़की में से मुंह निकाल के इस तरह देख के बात करनी पड़ती। इंसान नहीं थी उस्ताद, वो कोई बला थी। ये सारी बातें करने के बाद रज़ा फिर से खौफ की कैफियत में चला गया। घर वालों को, उस्ताद को, सबको समझ आ गया कि वाकई, उस्ताद भी आप समझ चुका था कि वो जो कुछ हमने देखा है दोनों ने, मुझे कुछ और नज़र आया था, रज़ा को कुछ और नज़र आया था। अब जितना घर वाले उस्ताद मिल के कोशिश कर सकते थे, रज़ा की केयर करने में लग गए, किस तरीके इसको नॉर्मल कर सकें। और जब इंसान डर जाता है तो उसको 3-4 दिन लग जाते हैं नॉर्मल होने में। उस्ताद भी अपने घर तो वापस आ गया, वो बेचैन भी था कि क्या माजरा और क्या हुआ है। और उसने जब 2-3 दोस्तों से बातें की जो इस तरह की कभी बातें सुनाते थे डरावनी, और उस्ताद इग्नोर करता था, सुनता नहीं था, जब उनसे सुनने और पूछने की कोशिश की कि यार तुम इस तरह की कुछ बातें बताते हो, क्या हुआ था, उसने कहा यार तुम तो कभी सुनते ही नहीं हो, कभी यकीन ही नहीं करते हो, तो तुम डरते ही नहीं हो, लेकिन कम से कम बातों पे यकीन तो करो। वो जो काला पुल है वहाँ पे एक औरत खड़ी नज़र आती है। तो उस्ताद फ़ौरन समझ गया कि वही जगह काला पुल ही थी। तो फिर उसको पता लगा काले पुल की हिस्ट्री क्या थी। उसको बहुत सारे लोगों ने बताया, ब्रिटिश दौर में उस जगह पे एक अंग्रेज़ औरत, कुछ लोगों का कहना था कि अंग्रेज़ थी और कुछ लोगों का ये कहना था कि वो शायद अंग्रेज़ नहीं थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी औरत थी, एक बहुत ही समझदार औरत। उस काले पुल पे उसका कत्ल हुआ था और मारने वाले ने उसकी लाश जंगल में फेंक दी थी। उसके बाद ये कहानियाँ जुड़नी शुरू हो गई थी, कभी वो औरत नज़र आती थी और कभी कुछ और वहाँ पे ऐसी मखलूक नज़र आती थी जो बहुत ही भयानक और डरावनी होती थी। उस जगह पे ये पहला वाक़या नहीं था जो मीरजान और रज़ा के साथ हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे वाक़ये हो चुके थे, लेकिन वाक़ये होने की रीज़न यही बताई जाती थी, जिस औरत का कत्ल हुआ था उसके बाद से काले पुल के ऊपर ये वाक़ये हो रहे थे। आज मैंने आपको स्टोरी सुनाई, एक सवाल आपको मुझे भी बताते हुए अच्छा लगा कि एक सच्ची कहानी है। मैं मीरजान की है, अभी आपको लास्ट में तस्वीर भी दिखाता हूँ, जो इस वक्त ज़िंदा हैं, उस वक्त जवान थे, अब तो आज भी माशाल्लाह सेहत बहुत उनकी बहुत अच्छी है। तो मुझे जब अहमद जान ने कहानी भेजी, उन्होंने भरपूर कोशिश की है, ये उनके सगे मामू हैं जो मीरजान है, कि वो रज़ा की भी तस्वीर हासिल कर सकें और मैं आपको वो भी दिखा सकूँ, लेकिन अभी तक वो रज़ा की कोशिश के बावजूद, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बैठे रज़ा की तस्वीर नहीं मिल सकी, लेकिन जैसे ही मिलेगी मैं आपको वो भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो अभी मीरजान की भी आने मैं आपको दिखाता हूँ। इस कहानी में मैंने जो आपको असल में बताना था वो ये था, ऐसा होता है कि एक मखलूक जो सामने खड़ी होती है, अगर उसको 2 इंसान देख रहे हैं तो एक को कुछ और नज़र आ रहा होता है, एक को कुछ और नज़र आ रहा होता है। इस कहानी में भी यही था, मीरजान ने कुछ और देखा, रज़ा ने जो कुछ और देखा। मेरे प्रोग्राम में भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, मेरे कैमरामैन कुछ और देख रहे होते हैं, मैं कुछ और देख रहा होता हूँ। एक मेरा पुराना प्रोग्राम है जिसमें जावेद इकबाल खरल और मेरे ख्याल में एक और कैमरामैन में नाम या तनवीर गिलानी था शायद, ये दोनों नहीं, उमर फारूक था, उमर और जावेद थे। एक इस साइड पे खड़ा था और एक इस साइड पे खड़ा था, उनके सामने कब्रिस्तान में एक ढांचा आके खड़ा हो गया था, मैं दोनों के सेंटर में खड़ा हुआ था। इन दोनों को ढांचा नज़र आ रहा था और कस्में उठा के कह रहे थे ये खड़ा हुआ है कुछ 10 कदम के फासले पे, सर ये खड़ा है 10 कदम के फासले पे, देखिए इंसानी हाइट से भी बड़ा। दोनों ने कैमरे भी उस तरफ लगाए हुए थे, मैं सेंटर में खड़ा था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इन दोनों को नज़र आ रहा था और कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। इसी तरह होता है ये मखलूक, जिसको चाहती है उसको नज़र आता है, जिसको नहीं चाहती नज़र नहीं आता। कैमरे का भी यही है, वो चाहेगी तो रिकॉर्ड होगा, नहीं चाहेगी तो आपकी आंखों को वो सामने नज़र आ रही होगी, कैमरे में वो मखलूक रिकॉर्ड नहीं होगी। और ये भी इस कहानी में जो आपने सुना, चाहेगी तो एक को सीधी सीधी इंसान नज़र आएगी और उसको पता होगा कि ये जो साथ खड़ा है इसको मैं इंसान की जगह अपनी असली रूप में नज़र आ रही हूँ। यानी कि वो क्या करेगी मखलूक, उसको अपना असली रूप दिखाएगी वही जिन्नात वाला, और इसको अपना रूप दिखाएगी एक खूबसूरत औरत की तरह। फ़र्क क्या है, एक ही मखलूक है। एक उसको एक खूबसूरत औरत देख रहा है जो बनी समरी बैग लेके पैंट शर्ट पहन के खड़ी है, और एक जो उसको देख रहा है उसके जिस्म पे कुछ भी नहीं है और अजीब व गरीब एक बला बन के खड़ी हुई है, और उस बला को पता है कि इसको औरत नज़र आ रही हूँ, इसको बला। ये थी आज की कहानी।
अच्छी लगी मुझे भी। अहमद ख़ान बलोच भाई आपने कहानी भेजी, और भी बहुत सारे दोस्तों ने जो कहानी भेजी हुई है, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, मैं जल्दी से सेहतयाब हो जाऊँ। अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार, आपकी जो दुआएं हैं, वो डॉक्टर की दवाई से भी ज़्यादा मेरे लिए डोज़ है जो मुझे एनर्जी देती है। आप लोगों का प्यार, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। आप लोग मेरी एक ऐसी फैमिली बन गई हैं जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ। सो लव यू सो मच मेरी फैमिली। आप लोग फ़ैन नहीं, मेरी फैमिली है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।